हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स 2018 क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो है पार्ट 1। साथ ही पेपर एनालिसिस के बेसिस पर हम समझेंगे कि एग्जाम में आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस में से कैसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं, सही आंसर को आपने कैसे चूज करना है ताकि आप केवीएस के एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ पाएं और उसे ध्यान में रखकर आपने आगे की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स की चॉइस बेस्ड डेफिनेशन किसने दी। आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम थी, जिसमें से एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो चॉइस बेस्ड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की किसने दी? तो इकोनॉमिक्स की टोटल 4 डेफिनेशन दी थी, यानी 4 इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स की 4 अलग अलग डेफिनेशन दी थी। तो यहाँ पर कौन सी डेफिनेशन पूछी है? चॉइस बेस्ड डेफिनेशन किसने दी थी? तो चॉइस बेस्ड डेफिनेशन दी थी ल्यूनन रॉबिन्स ने। किसने दी थी? ल्यूबिन रॉबिन्स। आप जानते हैं कि किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए चॉइस प्रॉब्लम कब अराइज होती है? जब उस कंट्री के अंदर या उस पर्सन के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्केर्स होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होने की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो रही थी, और ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये दी थी ल्यूनन रॉबिन्स ने। इसके अलावा आपने इसकी 4 याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, कई बार पूछा जाता है वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन किसने दी थी। आपने पढ़ा ना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक बुक है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो बेसिकली वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन किसने दी थी? वो दी थी एडम स्मिथ ने। किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। ठीक है, चॉइस बेस्ड डेफिनेशन दी है आपकी ल्यूनन रॉबिन्स ने, वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ ने। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है मटेरियल वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन किसने दी है? मटेरियल वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन दी है एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दी है? एल्फ्रेड मार्शल ने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंजप्शन बेस्ड डेफिनेशन किसने दी है? तो कंजप्शन बेस्ड डेफिनेशन दी है प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। ठीक है, चॉइस बेस्ड डेफिनेशन ल्यूनन रॉबिन्स की बात करेंगे, वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन पूछेगा तो आंसर होगा एडम स्मिथ, मटेरियल वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन है तो आपका एल्फ्रेड मार्शल, एंड कंजप्शन बेस्ड डेफिनेशन है तो प्रोफेसर सैमुअल्सन। इतने क्वेश्चन यहाँ से आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है किंग डिमांड कर्व इज रिफ्लेक्टेड बाय, माइक्रो का क्वेश्चन है। हम यहाँ पर सेक्शन वाइज पढ़ेंगे कैसे माइक्रो के क्वेश्चन, मैक्रो के क्वेश्चंस, इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट्स, अलग अलग करंट अफेयर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये माइक्रो का क्वेश्चन है कि किंग्ड डिमांड कर किससे रिफ्लेक्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किंग डिमांड कर्व कौन सी मार्केट में बनता है। तो याद रखना है, जो किंग डिमांड कर्व है वो बनता है सिर्फ और सिर्फ ओलिगोपोली मार्केट में। कहाँ बनता है? ओलिगोपोली मार्केट में। बेसिकली किंग डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था पॉल स्वीजी ने। ये क्वेश्चन पे आ जाता है कि किंग डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो इसको दिया था पॉल स्वीजी ने। पॉल स्वीजी कहते थे कि जो नॉर्मल, आप जानते हैं नॉर्मली डिमांड कर्व कैसे बनता था? ऐसे बनता था। तो पॉल स्वीजी ने जब किंग डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट दिया तो उन्होंने बोला जो नॉर्मली डिमांड कर्व बनता है वो मोनो ओलिगोपोली मार्केट में बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो पॉल स्वीजी ने बोला कि जो नॉर्मल डिमांड कर्व है वो ओलिगोपोली मार्केट में बन ही नहीं सकता। उन्होंने बोला ओलिगोपोली मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कौन सा डिमांड कर्व बन सकता है? वो होता है किंग डिमांड कर्व। और क्वेश्चन आता है कि किंग डिमांड कर्व को किससे बनाया, ड्रॉ किया गया था? तो किंग डिमांड को ड्रॉ किया था यहाँ पर AR कर्व से, एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो जब पॉल स्वीजी ने किंग डिमांड कर को दिया तो यहाँ पर उन्होंने क्वांटिटी को रखा, यहाँ पर उन्होंने प्राइस को रखा, और उन्होंने यहाँ पर डिमांड ऐसे बनाया। ऐसे क्या है? ये देखो किंग पॉइंट है, इसको उन्होंने नाम दिया किंग पॉइंट। किंग पॉइंट का मतलब है कि इस पॉइंट के बाद एवरेज रेवेन्यू कर्व की शेप क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, अब देखिए, तो पॉल स्वीजी कहते थे कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो गुड का प्राइस होता है वो किंग पॉइंट से डिटरमाइन होता है। किसके पॉइंट से डिटरमाइन होता है? इस किंग पॉइंट की वजह से यहाँ से वो डिसाइड करता है कि वो मार्केट में उस गुड को इतने प्राइस पर बेचने वाले हैं, उसकी इतनी क्वांटिटी बेचने वाले हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला? किंग डिमांड कर्व किसने दिया? पॉल स्वीजी ने दिया। ये डिमांड कर्व सिर्फ किस मार्केट में बनता है? ओलिगोपोली मार्केट में बनता है। किंग डिमांड कर्व को किससे डिनोट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? AR कर्व से, यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया एवरेज रेवेन्यू कर्व। अब क्वेश्चन आता है कि क्या किंग डिमांड कर्व पॉइंट पर इलास्टिसिटी सेम रहती है? नहीं, किंग पॉइंट डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी बदल जाती है। इस किंग पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हैं ना, इस किंग पॉइंट पर ऊपर जाने का मतलब है कि प्राइस बढ़ जाएगा। तो जब प्राइस बढ़ेगा, बेसिकली आप जानते हैं ओलिगोपोली मार्केट में सारी फर्म एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है। तो बेसिकली अगर एक फर्म प्राइस बढ़ाएगी
तो क्या दूसरी फर्म्स, बाकी फर्म्स प्राइस बढ़ाएंगी इस मार्केट में? नहीं बढ़ाएंगी। तो ऐसे में क्या होगा, जिस फर्म ने प्राइस बढ़ाए उसका उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसके कस्टमर जो है उसको छोड़ के चले जाएंगे दूसरे के पास। तो किंग पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है, डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक होती है। यानी जैसे ही कोई फर्म अगर प्राइस बढ़ाती है तो कस्टमर उसको, उसके प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, तो डिमांड होगी यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक, याद रखना है। किंग डिमांड कर्व के ऊपर यानी कि किंग पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, एक से ज़्यादा यानी रिलेटिवली इलास्टिक। जबकि इस पॉइंट के नीचे जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी इलास्टिसिटी एक से कम होती है। रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए एक फर्म प्राइस कम करता है तो उसको देखकर सारी फर्म मार्केट में प्राइस कम कर देंगी। इससे ओवरऑल फर्म का जो लॉस है क्या हो, इससे ओवरऑल फर्म, सभी फर्म्स लॉस फेस करेंगी। इस वजह से पॉल स्वीजी ने बोला कि दोनों ही सिचुएशन में इलास्टिसिटी क्या, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, नुकसान होगा, कभी किसी एक फर्म को, कभी पूरी मार्केट को होगा। इसलिए पॉल स्वीजी ने बोला कि इस मार्केट के अंदर जो प्राइस होता है वो किंग पॉइंट से डिटरमाइन होता है। तो इतने रेलिवेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, माइक्रो का क्वेश्चन अगेन, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट कहता है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ लॉन्ग रन फिक्स्ड एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। नहीं, आप जानते हैं कि टोटल कॉस्ट जो होती है वो किसके बराबर होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे कहता है लॉन्ग रन फिक्स्ड एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट तो होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन एक गलत हो गया। दूसरा कहते हैं ऑप्शन बी, अ फर्म लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। यस, आपने आपने पढ़ा होगा। देखिए, आप जानते हैं कि एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनता है, यू शेप्ड बनता है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो कुछ इस तरीके से बनता है, यू शेप्ड। और जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो आपने पढ़ा ना कि बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से ही क्या डिटरमाइन होता है, उनकी वजह से ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जबकि ऑप्शन सी में कहता है कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, होता है, तो सी कट गया। चौथा कहता है अ फर्म शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डिराइव। क्या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का लॉन्ग रन से डिटरमाइन हो सकता है? नहीं, ये वाली बात भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड बनता है, किसकी वजह से बनता है, तो ये बनता है ड्यू टू रिटर्न टू स्केल। कई बार क्वेश्चन आया। क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट, यानी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड बनता है बिकॉज ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और आप जानते हैं जब हम इस तरीके से एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि स्टार्टिंग में कौन सी स्टेज होती है। तो आप जानते हैं स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। अगर लॉन्ग रन का केस है तो बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और अगर शॉर्ट रन का है तो हम बोलेंगे, सॉरी, लॉन्ग रन का है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और शॉर्ट रन का इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसको बोलते हैं कांस्टेंट वाला, और ये वाली जो स्टेज होती है इसको बोला जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉन्ग रन है तो क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, और शॉर्ट रन है तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इतने क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से इनको करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं इनमें से फिस्कल डेफिसिट का करेक्ट फॉर्मूला क्या है। मैक्रो का क्वेश्चन है, तो क्या फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, आप जानते हैं फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। बट इस रिसिप्ट में कौन सी रिसिप्ट नहीं आती, बोरिंग। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट को जो पैसा है, गवर्नमेंट को जो रिसिप्ट आती है वो उधार लेकर भी आती है, बोरिंग से भी आती है, बट वो गवर्नमेंट की एक्चुअल इनकम नहीं होती, वो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, इस टोटल रिसिप्ट में से माइनस होती है। तो फिस्कल डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब कहता है कि फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, नहीं। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट का। तो ऑप्शन निकट गया। बी कहता है प्लान एक्सपेंडिचर प्लस नॉन एक्सपेंडिचर, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी ध्यान से देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल है, माइनस टोटल रिसिप्ट। आप जानते हैं टोटल रिसिप्ट में कौन कौन सी रिसिप्ट आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट आती है और कैपिटल रिसिप्ट आती है। अब उसमें से माइनस करना रेवेन्यू रिसिप्ट, यस कर सकते हैं। आगे कहते हैं रिकवरी ऑफ लोन। आप जानते हैं कैपिटल रिसिप्ट के 3 पार्ट होते हैं, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग। तो उसमें से एक पार्ट दे रखा है रिकवरी ऑफ लोन, वो माइनस हो जाएगा, हाँ। आगे कहता है और क्या माइनस होगा, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगी तो ये प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट किसका पार्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट का। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट क्या हो रही है, माइनस। ये वाला ऑप्शन ठीक है। चौथा कहता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको फिस्कल डेफिसिट से लेकर पूछता है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैक्रो का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछता है कंजप्शन फंक्शन में
कंजप्शन एक्सपेंडिचर और किसके बीच में रिलेशनशिप होता है? आप जानते हैं कंजप्शन फंक्शन को कैसे लिखते हैं? आप कंजप्शन फंक्शन को लिखते हैं सी बार प्लस स्मॉल सी इंटू वाई। तो ये है पूरा कंजप्शन फंक्शन। तो यहाँ पर कंजप्शन फंक्शन में किसके बीच में रिलेशनशिप है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इनकम। तो टैक्स रेट होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? इनकम। और वो भी कौन सी इनकम? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है? वो इनकम जो हमारे पास टैक्स पे करने के बाद बचती है। तो आप जानते हैं, तो जब हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, बट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनकम के कम प्रपोर्शन में बढ़ता है। और जब हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम होती है तो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी क्या होता है? कम होता है। इसके अलावा जैसे यहाँ से पूछ लेता है कि कंजप्शन फंक्शन के अंदर ये क्या होता है? ये होता है एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। सी बार क्या होता है? ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या बताता है? जब इनकम जीरो है तो भी आपको सर्वाइव करने के लिए इतना मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन करना पड़ता है। टोटल कंजप्शन किससे मिलकर बनता है? ऑटोनोमस प्लस ये ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस्ड कंजप्शन। तो ऐसे ही आपने क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैक्रो का अगेन यहाँ पर कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो, पहली स्टेटमेंट कहता है विद द इंक्रीज इन नेशनल इनकम इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीजेस। जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो वेलफेयर बढ़ता है। हाँ, बोल सकते हैं हम, तो इसको होल्ड कर, हमें बताना कौन सा सही नहीं है। दूसरा कहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अगर होगा तो इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। हाँ, अगर इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है तो वेलफेयर होगा। ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। थर्ड ऑप्शन कहता है नेशनल इनकम कैन बिकम इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। येस, अगर आपको इकोनॉमिक वेलफेयर को मेजर करना है तो आप नेशनल इनकम का यूज़ कर सकते हो। ये वाली बात भी ठीक है। चौथा कहता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इक्वल वेलफेयर। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हम अनइक्वल करते हैं, अनइक्वल का मतलब है कि रिच को ज़्यादा दे और पुअर को कम दे दे, तो क्या ऐसे में वेलफेयर बढ़ेगा? नहीं, ऐसे में वेलफेयर तो कम होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इनमें से कौन सा बैलेंस ऑफ ट्रेड का कंपोनेंट नहीं है। तो आप जानते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है बेसिकली डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स आएगा? आएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आएगा? आएगा। क्या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आएगा? नहीं। अगर बैलेंस ऑफ सर्विसेज होता तो आता, ठीक है, लेकिन उसने बात किसकी करी है? बैलेंस ऑफ ट्रेड की। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स से रिलेटेड आइटम आते हैं, सर्विस का नहीं आता। चौथा कहते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आएगा? आएगा। तो कौन सा यहाँ पर आंसर सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ये बीओटी का कंपोनेंट नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो कौन से अकाउंट का पार्ट है बीओपी में। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका पार्ट है? करंट अकाउंट का पार्ट है। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है अगर गुड को एक्सपोर्ट करे तो किस अकाउंट में आएगा? करंट अकाउंट में आएगा। और किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि मनी इनफ्लो हुई है। अगर आप गुड को इंपोर्ट करते हो तो करंट अकाउंट के कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है? मैक्रो का क्वेश्चन अगेन। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसकी वजह से मनी सप्लाई अफेक्ट होती है? तो आप जानते हैं मनी सप्लाई का कंट्रोल जो है वो पूरा का पूरा मैक्सिमम कंट्रोल किसके पास है? वो सेंट्रल बैंक के पास है। ठीक है, सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक होता है? अपेक्स बैंक होता है। सेंट्रल बैंक वो बैंक है जो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई के भी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। आरबीआई का हेडक्वार्टर का है? मुंबई में। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने इसको याद रखनी है। अब जानते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है। कौन कौन से? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है इकोनॉमी में ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, यानी यहाँ पर आरबीआई किसी स्पेसिफिक सेक्टर पर फोकस नहीं करता, ओवरऑल इकोनॉमी पे फोकस करता है। जबकि क्वालिटेटिव का यूज़ करके आरबीआई जो है वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे, किसी स्पेसिफिक सेक्टर में, जैसे मान लो सिर्फ वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रोल करना चाहते हैं, सिर्फ सर्विस सेक्टर में कंट्रोल करना चाहता है, तो वो किसका यूज़ करेगा? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में पूछ लेता है क्या क्या आता है, जैसे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, फुल फॉर्म आ जाती है इनकी, एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, ये सब। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज द एक्सचेंज रेट डिटरमाइंस द एक्सचेंज रेट रिजीम ऑफ। यानी जो फ्रीली एक्सचेंज होता है, आप जानते हैं कि फ्री एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्री एक्सचेंज रेट का मतलब है बेसिकली ऐसा एक्सचेंज रेट जो किस पे डिपेंड करता है? क्या गवर्नमेंट डिटरमाइन करती? नहीं,
फ्री एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। मार्केट में करेंसीज की डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जब आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कराते हो। सपोज अगर मैंने बोला कि $1 जो है वो 82 रुपीज़ के बराबर है, तो उसको बोला जाता है एक्सचेंज रेट। तो ये एक्सचेंज रेट आप जानते हैं ना किस बेसिस पे डिटरमाइन होता है, ये डिटरमाइन होता है मार्केट बेसिस पे। तो कहता है फ्री एक्सचेंज रेट, यानी जहाँ पर गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं करेगी, आरबीआई इंटरवेंशन नहीं करेगा, जहाँ पर सब कुछ एक्सचेंज रेट सिर्फ मार्केट पे डिटरमाइन करेगा, तो वो कौन सी कंट्री फॉलो कर सकती है? ऐसा रिज्यूम सिर्फ किस कंट्री में हो सकता है? माइनर कंट्री में हो सकता है? नहीं, बड़ी कंट्री में होगा, डेवलप कंट्री में होगा, मेजर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में होगा। पुअर कंट्रीज को फॉलो नहीं कर सकती। पुअर कंट्री में अगर भले थोड़ा सा फ्री कर दिया, लेकिन वहाँ पर आरबीआई को या गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मेजर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। बड़ी बड़ी कंट्री सिर्फ इस एक्सचेंज को फॉलो कर सकती है, क्योंकि वो इतनी कैपेबल, अगर कुछ अप एंड डाउन होता है, करेंसी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, तो वो उनके लिए मैनेजेबल है। बट पुअर कंट्री के लिए और छोटी मोटी कंट्रीज के लिए मैनेजेबल नहीं है। इवन एक क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया कौन से एक्सचेंज रेट को फॉलो करता है, क्या फ्लेक्सिबल को करता है या फिक्स को करता है? नहीं, इंडिया कौन से एक्सचेंज रेट को फॉलो करता है? इंडिया फॉलो करता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब है कि इंडिया के अंदर एक्सचेंज रेट बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे डिपेंड करता है, बट वो सिर्फ एक सर्टेन लिमिट तक ही मूव कर सकता है। अगर कभी भी एक्सचेंज रेट हमारा बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तब आरबीआई इसको मैनेज करता है, आरबीआई इंटरवीन करता है। तो इंडिया खुद ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो नहीं करता। हम कौन से एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हैं? मैनेज फ्लोटिंग। एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैनेज फ्लोटिंग का दूसरा नाम क्या है? डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डर्टी फ्लोटिंग। बट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एट द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड कंडीशन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? मैक्रो का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज़्यादा है। देखिए डिमांड बहुत ज़्यादा क्यों हो गई है? क्योंकि इकोनॉमी में कहीं ना कहीं मनी सप्लाई क्या हो गई है? बहुत ज़्यादा। मनी सप्लाई क्यों ज़्यादा है? क्योंकि बेसिकली क्या है, डिमांड लोग ज़्यादा क्यों करें? मनी सप्लाई ज़्यादा है, यानी लोगों के पास मनी बहुत ज़्यादा है, तो मनी ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। तो ऐसे में हमें पब्लिक से क्या करनी पड़ेगी? मनी को छीनना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मनी को छीनने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देगी? टैक्स बढ़ा देगी। टैक्स बढ़ाने का मतलब है कि अब लोगों को अपनी इनकम में से ज़्यादा पार्ट टैक्स में पे करना पड़ेगा। तो जब टैक्स ज़्यादा पे करेंगे तो इनकम क्या हो जाएगी? कम। इनकम कम होगी तो डिमांड कम करेगी, डिमांड कम करेंगे तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कम होगा, एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगा? यहाँ पर कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टैक्स बढ़ाकर। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ठीक है, कि फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड ये प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है सेंसस से रिलेटेड 2018 के पेपर में कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको सेंसस ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से करना 2011 को। क्वेश्चन आता है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था? इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इवन तो अगर हम बोले तो सेंसस ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का लिटरेसी रेट जो था वो एग्जिट था 74.04%। तो आपको क्या करना है? देखो क्या ऐसी वैल्यू है यहाँ पर? नहीं, तो इसके नियर अबाउट देखनी है, तो इसके नियर अबाउट नंबर क्या हुआ? 73% हुआ। ये तो था टोटल लिटरेसी रेट, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछता है फीमेल लिटरेसी कितनी थी। तो उस 2011 के सेंसस के हिसाब से फीमेल लिटरेसी 64% थी और मेल लिटरेसी कितनी थी? 80%। दिख रहे कितना डाइवर्स आ रहा है, कितना गैप आ रहा है? ये शो करता था जेंडर बायसनेस। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सेंसस ऑफ इंडिया, बहुत अच्छे से करना, डेटा अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है 2011 के सेंसस के हिसाब से कौन से स्टेट का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा था और कौन से स्टेट का सेक्स रेशियो सबसे कम था? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सेक्स रेशियो का मतलब क्या है। सेक्स रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी 1000 मेल पर कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो 2011 के सेंसस के हिसाब से था केरल का। क्या था? केरला का। केरला का जो सेक्स रेशियो था वो आपको याद रखना है 1084। 1084 का मतलब है कि 1000 मेल पर, अगर 1000 मेल की पॉपुलेशन ले रहे हैं तो उस पर 1084 फीमेल्स थी। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा है कि मतलब फीमेल की पॉपुलेशन मेल के से क्या कर रही है? एक्सीड कर रही है। ठीक है, जबकि सबसे कम सेक्स रेशियो कौन से स्टेट का था? वो था हरियाणा का। कहाँ का था? हरियाणा। कितना था? 879 पर 1000 मेल, यानी 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स थी? सिर्फ और सिर्फ 879। इसके अलावा कोई कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे
पूछ लिया जाता है कि ओवरऑल की बात करें, यानी ओवरऑल अगर इंडिया में बात करें, ओवरऑल सेक्स रेशियो इंडिया का कितना है 2011 के हिसाब से, तो 943 पर 1000 मेल, यानी 1000 मेल पर 943 फीमेल्स है। ठीक है, क्या है, 943 फीमेल्स है पर 1000 मेल पर, अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं। ठीक है, और स्टेट वाइज बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है, केरल का 1084, एंड सबसे कम कहाँ का, हरियाणा का 879। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है जो आपको आगे भी मिलेगा, चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछता है। हम चाइल्ड सेक्स रेशियो में कौन सी एज ले रहे हैं, 0 से 6 ईयर्स तक ले रहे हैं। 0 से यानी जो बच्चा बॉर्न हुआ है 7 से लेके 6 साल की उम्र तक के बच्चों को हम बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो में काउंट करते हैं। वो कितना था, वो 2011 के सेंसस के हिसाब से था 919 पर, यानी 919 फीमेल पर 1000 मेल। तो इतना डेटा आपने यहाँ से याद रखना है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है 2011 के सेंसस के हिसाब से, यही क्वेश्चन मैं जो आपसे पीछे डिस्कस कर रही थी, 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो, जहाँ पर एज ग्रुप क्या रखी है 0 to 6 ईयर्स, कितना था, तो आपने पढ़ा था 919 फीमेल पर 1000 मेल। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं 919 तो नहीं है, बट इसके आसपास की वैल्यू क्या होगी 918, तो करेक्ट आंसर क्या होगी 918, यानी 918 फीमेल पर 1000 मेल थे। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है रेस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर कवर्ड। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड का क्वेश्चन है। तो कहता है कि ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी जो पहले जो ट्रेड करते थे अनफेयर तरीके से ट्रेड करना और ट्रेड को कंट्रोल करना, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना, ये सब किसके अंडर आता है, तो ये सब आता था किस एक एक्ट के अंडर जिसका नाम था MRTP एक्ट। क्या नाम था, MRTP एक्ट। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता कई बार कि MRTP एक्ट क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है M फॉर मोनोपोलिस्टिक, R फॉर रेस्ट्रिक्शन ट्रेड, मोनोपोलिस्टिकली रेस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसकी फुल फॉर्म होती है। MRTP की फुल फॉर्म क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन आ जाता है कि ये MRTP एक्ट कब आया। ये एक्ट जो है इंडिया में 1969 में आया था, और इस एक्ट के थ्रू जो है ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट किया जाता था, ट्रेड को कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि MRTP एक्ट को किसने रिप्लेस किया। आप जानते हैं कि उस टाइम पर 1969 में जब ये एक्ट लाया गया तो ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट किया जाता था, बट बाद में इस रेस्ट्रिक्शन को हटाया गया। तो इस MRTP एक्ट को हटाया गया था, एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था कॉम्पिटिशन एक्ट। क्या नाम था, कॉम्पिटिशन एक्ट। क्वेश्चन आ जाता है कि MRTP एक्ट को किसके साथ रिप्लेस किया गया, कॉम्पिटिशन एक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंपटीशन एक्ट कब बना, ये आया था 2002 में, 2002 में। इसके अलावा ना यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। फेमा की फुल फॉर्म, फेरा और फेमा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो फेरा की फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्वेश्चन आ जाता है कि फेरा कब आया था, तो फेरा आया था 1973 में। फिर क्वेश्चन आ जाता है फेमा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फेमा की फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये आया था 1999 में, 1999 में। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है इनमें से कौन सा सोशल गुड का सही कैरेक्टरिस्टिक्स है। पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन है। तो सोशल गुड मीन्स यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर, पब्लिक गुड की बात हो रही है। पब्लिक गुड का मतलब कौन से गुड, पब्लिक गुड मीन्स ऐसे गुड जिसको हम एक साथ यूज़ करते हैं, कलेक्टिवली यूज़ करते हैं, जिसको गवर्नमेंट एक साथ पब्लिक, जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करती है। ठीक है, एंड जैसे आप देखते हैं पब्लिक गुड में लॉ, ऑर्डर, डिफेंस, ये सब पब्लिक गुड की कैटेगरी के अंडर आते हैं। इसके अलावा आपको अगर हम बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें, जैसे आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, सैनिटेशन है प्रोवाइड करना है, तो ये भी सब किसके अंडर आता है, पब्लिक गुड के अंदर आता है। अब कहते हैं इनमें से कौन सा पब्लिक गुड का कैरेक्टरिस्टिक्स सही है। तो अब जानते हैं पब्लिक गुड वो गुड होते हैं जिसके अंदर दो फीचर्स होते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कि पब्लिक गुड हमेशा नॉन राइवल इन नेचर होता है, दूसरा नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, यानी नॉन एक्सक्लूजन बेस्ड होता है। पब्लिक गुड के दो फीचर्स होते हैं, नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूजन। नॉन राइवल का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर कोई पब्लिक गुड का इस्तेमाल कर रहा है, अगर कोई पर्सन पब्लिक गुड का बेनिफिट उठा रहा है, तो उससे दूसरे पर्सन का बेनिफिट कम नहीं होगा, वो उसके लिए भी उतना ही इक्वल अवेलेबल होगा। जैसे लॉ हो गया, ऑर्डर हो गया, डिफेंस हो गया, अगर एक एंजॉय करे तो उसे दूसरे के लिए भी उतना ही अवेलेबल रहेगा, उसका बेनिफिट कम नहीं होगा। दूसरा नॉन एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट एक बार इस गुड को प्रोवाइड कर देती है तो आप किसी को भी इस गुड को यूज़ करने से रोक नहीं सकते हो, यानी किसी को रोक नहीं सकते हो कि आप वो इस गुड का बेनिफिट ना उठा पाए, तो किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो।
ठीक है, ये दो फीचर्स होते हैं। तो ये कहाँ है दोनों फीचर्स? आपके ऑप्शन नंबर डी में, नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूजन। क्वेश्चन आ जाता है कि पब्लिक गुड के अंदर कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है? तो पब्लिक गुड के अंदर प्रॉब्लम अराइज होती है, उसको बोलते हैं हम प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर। प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर का मतलब क्या है? बेसिकली पब्लिक गुड की खासियत क्या होती है कि चाहे आप उसके लिए पे करो या ना पे करो, आप उसको यूज़ कर सकते हो और कोई भी आपको उससे हटा नहीं सकता, और कोई भी आपको उसके बेनिफिट को लेने से मना नहीं कर सकता। तो जनरली क्या होता है पब्लिक गुड में, ऐसे में लोग पे नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं फ्री में एंजॉय करना, फ्री में राइड लेना। इसलिए पब्लिक गुड के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम अराइज होती है, उसको बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है फॉर अ ग्रुप्ड एंड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी ग्राफिकली एस्टिमेटेड। यानी अगर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपके पास डेटा कुछ ऐसा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो कहता है इस टाइप की कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप बताओ इनमें से आप किसको ग्राफिकली बना सकते हो? तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, हम मीडियन और मोड दोनों को ही ग्राफिकली बना सकते हैं। अर्थमेटिक मीन को नहीं बना सकते, ना ही हार्मोनिक मीन को बना सकते हैं। ए और सी को तो बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ए और सी कहाँ है? देखो ए यहाँ है तो ऑप्शन कट गया, सी कहाँ है? ये भी कट गया, ए यहाँ है कट गया, तो बच्चा ऑप्शन नंबर बी एंड डी। अब देखिए कैसे, आपको याद होगा यहाँ पर जब आप ऑजाइव कर बनाते तो यहाँ पर आप वेरिएबल रखते थे और यहाँ पर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखते थे। ऐसे बनता था आपका लेस देन ऑजाइव और ऐसे बनता था आपका मोर देन ऑजाइव। जहाँ पर दोनों कट करते थे वहाँ से आपको मिलता था मीडियन। तो मीडियन को आप ग्राफिकली ड्रॉ कर रहे हो। इसके अलावा अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें, मोड की बात करें, तो मोड किससे मिलता है हमें? हिस्टोग्राम से। याद है? ऐसे कॉन्टिन्यूस सीरीज में बनता है और इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। तो आप यहाँ पर मोड कैसे निकालते हो? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती थी उसको यहाँ से इस पर टच करते थे और यहाँ पर नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी के साथ टच करते थे, और जहाँ पर दोनों कट करते थे वहाँ से हमें मिलती थी मोड वैल्यू। तो मीडियन और मोड दोनों को ग्राफिकली एस्टिमेट कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है आपको सीरीज डेटा दे रखा है, स्टार्ट का क्वेश्चन है, आपको बोलता है मीडियन निकालिए। तो देखिए कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं है। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जब आप मीडियन निकालते हो तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो? कई बार बच्चे क्वेश्चन में जल्दी 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 में क्या करते हैं, देखते हैं बीच की नंबर वैल्यू देख लेते हैं। नहीं, ये गलत है। इंडिविजुअल सीरीज है और आपको मीडियन निकालना है, तो सबसे पहला काम होता है आपको उस डेटा को ऑर्डर में करना होता है। तो मैं इस डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देती हूँ। देखो सबसे छोटा नंबर हो गया 24, फिर है 26, फिर 28, फिर 29, 31 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर 36 हो गया। पहले आपने इसको अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद ऑब्जर्वेशन देखो कितनी है? 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑड है। ऑड है तो बीच का नंबर आपको मिल जाएगा 1 2 3, 1 2 3, तो बीच का नंबर क्या बचा? 29। तो मीडियन क्या हो गया यहाँ पे? 29। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच वेरिएट वैल्यू इन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब हम डिस्पर्जन निकालते हैं तो जो हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं वो किसी भी वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं हम किससे वेरी चेक करते हैं? उसका वेरिएशन चेक करते हैं एवरेज से, मीन से। याद है? मान लीजिए अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो आपके लिए 40 बच्चों के मार्क्स याद करना ईजी नहीं है, तो आप 40 बच्चों के मार्क्स का मीन निकाल लेते हैं। तो आप इस एवरेज और मीन के बेसिस पे फिर बाकी बच्चों के मार्क्स का वेरिएशन देखते हैं। सपोज मीन आ गया आपका 30 मार्क्स, आप देखेंगे कि बच्चों ने इस 30 मार्क्स से कितना जो मार्क्स जो है कम और ज़्यादा स्कोर किया है, कितना वेरिएशन आ रहा है। तो ये डिस्पर्जन हेल्प करता है। तो जब भी हम डिस्पर्जन निकालते हैं तो वेरिएशन जो देखते हैं हम वेरिएबल का वो एवरेज से देखते हैं, यानी मीन से देखते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आते हैं। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को, इसको हम इसके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं इसको डिटेल में कराऊंगी। अभी फिलहाल इसको हम डायरेक्ट करेंगे। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपको दे रखा है, जैसे आप जानते हैं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? Q इज इक्वल्स टू ए इंटू में एल की पावर अल्फा इंटू के की पावर बीटा। ये होता है टोटल आउटपुट, ए होती है टेक्नोलॉजी, एल फॉर लेबर, अल्फा बताता है प्रपोर्शन ऑफ लेबर यूज्ड इन द प्रोडक्शन, के बताता है कैपिटल, एंड बीटा बताता है प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। इतना पता होना चाहिए। अब कहता है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू होती है 1। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि अगर एमपीएस 0.3 है, एमपीएस दे रखा कितना? 0.3, और कहता है इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़ गई है, यानी आपको क्या दे रखा? चेंज इन आई 150। कहता है चेंज इन वाई निकालो। तो देखो क्या आप यहाँ पर डायरेक्ट के का फॉर्मूला लगा सकते हो?
नहीं लगा सकते हो। ना तो आपके पास के गिवन है और ना ही आपके पास वाई गिवन है, चेंज इन वाई गिवन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा के का, ये वाला फॉर्मूला, के इज इक्वल्स टू 1/MPS, क्योंकि इससे सबसे पहले हम के निकालेंगे। अगर हमें ये मिल गया, ये तो हमारे पास है, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। तो हमने के का फॉर्मूला लगाया 1/MPS, एमपीएस की वैल्यू क्या है 0.3, सॉल्व करोगे तो के का आंसर क्या आ जाएगा 3.3। अब हमें वैल्यू पुट करनी, के इज इक्वल्स टू क्या था, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। के की वैल्यू कितनी आ गई 3.3, चेंज इन वाई हमें निकालना है, चेंज इन आई कितना है यहाँ पर आपका 150। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ 4.495 आएगा, लेकिन आगे इसको डेसिमल, क्योंकि हमने 3.3 तक ही रखा, अगर आगे ले जाओगे 3.33 तो ऑलमोस्ट ही किसके आसपास आएगा 495, ऑलमोस्ट 500 के आसपास आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने ऐसे ही क्वेश्चंस को डिटेल में तैयार करना और अच्छे से तैयार करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।